प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है MP3 पाठशाला में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत पर बात करने वाले हैं, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। उनके जीवन, उनके क्रांतिकारी सफ़र और उनकी जो विरासत आज भी जिंदा है, उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी। और हमारे पास जो सामग्री है वो थोड़ी अलग है। ये भगत सिंह की कहानी को ना बहुत ही भावनात्मक, एक प्रेरणा देने वाले अंदाज में पेश करती है। हाँ, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री या ऑडियो बुक के लिए हो। बिल्कुल, मतलब तथ्यों के साथ साथ उस जज्बे पर ज्यादा जोर है जो उन्हें भगत सिंह बनाता है। जी। तो हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्यों भगत सिंह आज भी, इतने सालों बाद भी, खासकर नौजवानों के लिए प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जी। सबसे पहले उनके बचपन और परिवार की बात करते हैं। कैसा माहौल था वो जिसने उस चिंगारी को हवा दी? पीछे, जैसा कि सामग्री बताती है, भगत सिंह का जन्म सिर्फ एक परिवार में नहीं हुआ था। वो एक देशभक्ति की विरासत में पैदा हुए थे। हाँ, उनके पिता चाचा। जी, उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, सभी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। तो घर का माहौल ही वैसा था। मतलब आज़ादी, क्रांति, अंग्रेजी हुकूमत, ये सब आम बातें थी घर में। बिल्कुल, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी और इसने उनके कोमल मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सुना है बचपन के खेल भी उनके अलग थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो खेतों में बंदूकें बोने की बात करते थे ताकि फसल उगे और देश आजाद हो। तो सोचिए, विचार कितने गहरे थे बचपन से ही। तो नींव बहुत पहले पड़ गई थी। जी, और इसमें पारिवारिक माहौल का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर आया वो काला दिन, जलियांवाला बाग नरसंहार। उसने तो पूरे देश को हिला दिया था। भगत सिंह पर क्या असर हुआ इसका? तब तो वो बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, महज 12 साल के। लेकिन स्रोत इसे उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ मानते हैं। 12 साल? हाँ, अमृतसर में जो हुआ, उस हत्याकांड की खबर ने उन्हें अंदर तक झक छोड़ दिया। सामग्री में ये भी आता है कि वो स्कूल से भागकर कई मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। अच्छा। जी, और वहां की वो खून से सनी मिट्टी, शायद पहली बार उन्होंने ब्रिटिश राज का वो क्रूर चेहरा देखा होगा। वो मिट्टी बोतल में भर के लाए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, वो मिट्टी उनके लिए एक तरह से आजीवन प्रेरणा बन गई। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये उनके अंदर की क्रांति की ज्वाला को और भड़काने वाली बात थी। तो यहीं से उनका अहिंसा से मोह भंग शुरू हुआ। स्रोत तो यही इशारा करते हैं। इसी घटना के बाद उनका रुझान क्रांतिकारी रास्ते की तरफ बढ़ा। मतलब ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक घटना किसी इंसान के जीवन की दिशा ही बदल देती है। बिल्कुल। इसके बाद तो उनका क्रांतिकारी सफर तेजी पकड़ता है। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े। जी हाँ। फिर लाहौर षड्यंत्र, सॉन्डर्स की हत्या, ये दौर कैसा था उनके लिए? काफी जोखिम भरा रहा होगा। हाँ, HSRA से जुड़ना एक बहुत अहम पड़ाव था और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्रांतिकारी गुट नहीं था, नाम में सोशलिस्ट रिपब्लिकन था। हाँ, मतलब लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था। बिल्कुल, वो एक समाजवादी गणराज्य भी चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सब के साथ मिलकर वो संगठन के, कह सकते हैं, वैचारिक नेता बन गए थे। और लाहौर षड्यंत्र, वो लाला लाजपत राय की शहादत का बदला था। जी, सामग्री इसे उसी तरह प्रस्तुत करती है। लाला जी की मौत साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से हुई थी। तो उसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई, पर गलती से सॉन्डर्स मारा गया। और इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शामिल थे। हाँ, स्रोत इन घटनाओं को सिर्फ तथ्य की तरह नहीं बताते, बल्कि उनके साहस, उनके जोखिम लेने की क्षमता और ब्रिटिश राज से सीधे टकराने के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। ये दौर वाकई उनके जीवन का सबसे सक्रिय और खतरनाक दौर था। और फिर इसी सिलसिले में अगली कड़ी, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। हाँ, 8 अप्रैल 1929 की घटना। ये उनकी रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। रणनीति? जी। सामग्री जोर देकर कहती है कि उनका और बटुकेश्वर दत्त का इरादा किसी को मारने का था ही नहीं। हाँ, बम भी तो कम शक्ति के थे। बिल्कुल, जानबूझकर खाली जगह पर फेंके गए, धुआं और आवाज करने वाले,
असल मकसद था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना। बहरों को सुनाना मतलब ब्रिटिश सरकार। हाँ, वो जो दमनकारी कानून ला रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उनका विरोध करना था और पूरे देश का, दुनिया का ध्यान खींचना था भारत में हो रहे अन्याय की तरफ। तो ये एक सोची समझी कार्रवाई थी, भागने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं खड़े रहकर पर्चे फेंके, नारे लगाए। और यहीं से वो नारा गूंजा, इंकलाब जिंदाबाद, जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई जान दे दी। सही कहा। नारा तो खैर मौलाना हसरत मोहानी का था, लेकिन इसे लोकप्रिय भगत सिंह और उनके साथियों ने ही बनाया। हाँ, असेंबली में, फिर अदालत में। जी, उन्होंने इस नारे का जिस तरह इस्तेमाल किया, वो क्रांति का प्रतीक बन गया। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। और उनके लिए इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। नहीं, उनके लिए इंकलाब का मतलब था एक ऐसी व्यवस्था लाना जहां शोषण ना हो, अन्याय ना हो, बराबरी हो। ये उनके बड़े सामाजिक राजनैतिक विजन को दिखाता है। ये नारा तो फिर हर जगह गूंजने लगा होगा। बिल्कुल, अदालतों में, जुलूसों में, जेल की दीवारों पर आजादी के दीवानों के लिए एक मंत्र बन गया था ये। गिरफ्तारी के बाद फिर जेल का लंबा दौर आया, करीब 2 साल। हम अक्सर उनकी शहादत पर फोकस करते हैं, पर जेल का वो वक्त भी तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, उनके विचारों के लिहाज से। निश्चित रूप से जेल उनके लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गई। हाँ जी, स्रोत बताते हैं कि ये उनके गहन अध्ययन, सोचने और लिखने का समय था। उन्होंने दुनिया भर का साहित्य, इतिहास, राजनीति, दर्शन सब पढ़ा। और लिखा भी काफी कुछ। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण लेख, पत्र, दस्तावेज लिखे। उनका मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ इसी दौरान लिखा गया था, जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। जी, तर्क और विवेक के आधार पर। ये उनके बौद्धिक साहस को दिखाता है। उनके समाजवादी विचार, साम्राज्यवाद का विरोध, एक बेहतर समाज की कल्पना, ये सब उनके लेखन में साफ झलकता है। जेल में उन्होंने भूख हड़तालें भी की थी, राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए। हाँ, लंबी भूख हड़तालें, इसने भी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था और भगत सिंह की छवि एक नायक के तौर पर और मजबूत हुई। उनका लिखा हुआ सिर्फ विचार नहीं था, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मशाल की तरह था। मतलब उनके शब्द आज भी प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। स्रोत भले ही सारे कोट्स ना दें, पर इस बात पे जोर देते हैं कि उनके शब्दों में आज भी प्रेरणा देने की गजब की ताकत है। और फिर आया वो दिन, 23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। सिर्फ 23 साल की उम्र। हाँ, इतिहास का एक बहुत ही दुखद लेकिन साथ ही प्रेरणा देने वाला दिन। फांसी भी तो वक्त से पहले दे दी गई थी। जी, तय समय से पहले ही, शाम को। वर्णन ऐसे मिलते हैं कि वो तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, नारे लगाते हुए। हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनकी शहादत की खबर से पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। जाहिर है लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन हुए। स्रोत इसे सिर्फ एक अंत नहीं मानते, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंकने वाली घटना मानते हैं। इसने संघर्ष को और तेज कर दिया। बिल्कुल। हजारों नौजवानों को प्रेरणा मिली। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने आजादी की आग को और भड़काया। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आज, इतने सालों बाद, भगत सिंह की विरासत क्या है? उन्हें सिर्फ एक शहीद माने या एक विचारक भी? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि वो सिर्फ एक शहीद या दिलेर क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो एक गहरे विचारक थे, बुद्धिजीवी थे, दूरदर्शी थे। उनकी विरासत के कई पहलू हैं मतलब? जी हाँ, कई पहलू हैं। पहला तो जाहिर है उनका साहस और बलिदान, वो हमेशा प्रेरणा देगा। दूसरा, अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत हो या समाज का अन्याय। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है उनके विचार, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। हाँ, और सामग्री ये रेखांकित करती है कि उनके ये विचार आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। खासकर आज के युवाओं के लिए। जी, जो समाज में अन्याय देखते हैं, जो सवाल उठाना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए भगत सिंह एक आदर्श है। उनकी कहानी सिखाती है कि ज्ञान और विचार कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं और कैसे बिना डरे अपने उसूलों पर खड़ा रहा जा सकता है। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं,
उन लोगों के दिलों में जिंदा है जो एक बेहतर न्याय वाली दुनिया का सपना देखते हैं। तो ये थी शहीद आजम भगत सिंह के जीवन की एक झलक। जैसा हमारी स्रोत सामग्री बताती है, साहस, क्रांति, विचार और बलिदान की एक कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। एक छोटी सी जिंदगी, पर उसका असर कितना गहरा और स्थायी है। हाँ, वाकई उनकी जीवन और विचारों में एक ऐसी शिद्दत है, एक गहराई है जो आज भी छू जाती है। स्रोत हमें सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि उस भावनात्मक और प्रेरणा देने वाले सार पर ध्यान देने को कहते हैं। हाँ, उनका बलिदान, उनका संघर्ष, उनके शब्द, ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो धुंधली नहीं पड़ती। बिल्कुल, बल्कि समय के साथ और चमकती जाती है। तो चलिए आज की बातचीत के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भगत सिंह का इंकलाब सिर्फ उस दौर की राजनीतिक आजादी तक ही सीमित था, या फिर ये एक लगातार चलने वाली सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक क्रांति की पुकार है जो आज भी हमें अपने समाज, अपने मूल्यों पर दोबारा सोचने को कहती है?